हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पहली जनवरी है, यानी कि इस साल का पहला न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। देखिए, आप जो विद्यार्थी होता है वो हर समय पढ़ाई में ही लिप्त रहता है और वह ये सोचता है कि अभी वो जितना परिश्रम करेगा बाद में उसे उतनी ही आसान ज़िंदगी लगेगी। यानी कि आप आज जितना परिश्रम करेंगे आपकी बाद की ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अभी इस समय को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके लिए बाद का जीवन गंभीर बन जाता है। यानी अब जो लोग नौकरी में आ जाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनकी जो लाइफ है वो ईजी हो जाती है। तो मेरा यही मानना है कि अभी भी अगर आप गंभीर नहीं हैं तो आज नए साल का पहला दिन है और आप गंभीर होइए, यानी कि पढ़ाई के प्रति अपने आप को सिंसियर करिए और हो सकता है ये साल आपको सफलता दे दे। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि खाली हाथ नहीं करेंगे नए साल का स्वागत। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन के संदेश को आगे बढ़ाने में जुटी है भाजपा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त जल्द मिलने के संकेत, साथ ही सरकार इसके वितरण की व्यापक व्यवस्था करने में जुट गई है। 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की संपूर्ण व्यवस्था का पूर्वाभ्यास यानी कि ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 चरणों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया था। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से गुरुवार को आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीसी सोमानी ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की 1-2 दिनों में इजाज़त मिलने का संकेत देते हुए कहा कि शायद हम नए साल का स्वागत खाली हाथ नहीं करेंगे। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और फाइजर ने डीसीजीआई से अपनी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है। विषय से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति यानी कि एसईसी की बुधवार को हुई बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से दिए गए वैक्सीन के ट्रायल के डाटा पर विचार किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ वन नेशन वन इलेक्शन। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2014 में चुनाव में लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुए और हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संदेश साफ है कि देश को आगे बढ़ाना है तो एक साथ चुनाव की ओर फिर से वापस आना ही होगा। भाजपा इस संदेश को पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाने में जुटी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन में शामिल है। पिछले दिनों भाजपा ने तय किया था कि कोरोना काल में वेबिनार के जरिए देश में इसके लिए माहौल और सहमति तैयार किया जाएगा। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और सांसद व प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताया। देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े लोगों के साथ ऑनलाइन चर्चा में शाहनवाज ने कहा कि प्रधानमंत्री सुधार की गाड़ी को तेज दौड़ाना चाहते हैं। संविधान निर्माताओं ने भी पूरे देश में एक साथ चुनाव की शुरुआत की थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह भटक गया और अब हर दूसरे तीसरे महीने देश में कहीं ना कहीं कोई चुनाव हो रहा है। इसके कारण न सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है बल्कि विकास कार्य भी अवरुद्ध होता है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ है कि हिंद महासागर में तैनात है चीन के अंडर वाटर ड्रोन। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का पूरा बेड़ा तैनात कर रखा है जो महीनों तक काम कर सकते हैं। इन ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। इस बात का खुलासा रक्षा विश्लेषक HI सटन ने किया है। फोर्ब्स पत्रिका में अपने लेख में सटन ने कहा कि काफ़ी संख्या में तैनात किए गए अंडरग्राउंड ड्रोन यानी सी विंग ग्लाइडर अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल यानी UUV किस्म के हैं। इनको
यहाँ दिसंबर 2019 के मध्य में लगाया गया था। इनके माध्यम से चीन को फरवरी माह तक 3400 निगरानी सूचनाएं प्राप्त हुई थी। ये ड्रोन उसी तरह के हैं जैसे अमेरिका की नौसेना ने समुद्र की निगरानी में लगाए थे, जिन्हें 2016 में चीन ने पकड़ा था। यह आश्चर्यजनक है कि अब हिंद महासागर में वैसे ही ड्रोन की तैनाती चीन ने की है। रक्षा विश्लेषक के अनुसार ये ड्रोन लंबे समय तक और लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है। ये चीनी ड्रोन लगातार सूचनाएं और समुद्री आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल चीन की नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी किया जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, यहाँ पर होगा ईपीएफ पर ब्याज भुगतान की प्रक्रिया शुरू। दूसरी न्यूज़ है, प्रमुख उद्योगों की स्थिति डामाडोल। और ईयू चीन समझौता भारत की चुनौती। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। नए साल के मौके पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5% की दर से ब्याज देने पर मुहर लगी है। एक अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ ने 6 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों के पीएफ खाते को जल्द ही ब्याज की राशि जुड़ जाएगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि हमने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज देने का प्रयास रहेगा। हमने इस दर से ब्याज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खातों में ब्याज भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले देश में वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद श्रम मंत्री ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5% की ब्याज दर को मंजूरी दी थी। इसके बाद ईपीएफओ को ब्याज के भुगतान का निर्देश दे दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर 2 आंकड़े जारी किए गए। दोनों आंकड़े कुछ सकारात्मक संकेत नहीं देते। एक आंकड़ा देश के 8 प्रमुख उद्योगों की स्थिति को लेकर है, जिनमें नवंबर 2020 में 2.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इन प्रमुख उद्योगों में स्टील, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, सीमेंट में गिरावट आई है। बिजली, कोयला व फर्टिलाइजर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह लगातार 9वां महीना है जब इन 8 उद्योगों में संयुक्त तौर पर गिरावट का रुख बना है। दूसरा आंकड़ा राजकोषीय घाटे से जुड़ा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नवंबर 2020 तक सरकार का राजकोषीय घाटा 10.75 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए तय लक्ष्य का 1.35% है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार ने खर्च और राजस्व को लेकर जो आकलन किया था वह पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। निश्चित तौर पर इसके लिए कोरोना जिम्मेदार है और सरकार व विशेषज्ञों को इन आंकड़ों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि पिछले वर्ष जब तक सब सामान्य था, तब भी नवंबर 2019 तक राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 114% हो चुका था। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक केंद्र सरकार ने बजटीय अनुमान का महज 37% राजस्व ही हासिल किया है, जो पिछले कई वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ईयू चीन समझौता भारत की चुनौती। चीन और यूरोपीय संघ ने नए निवेश समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। जानकारों का कहना है कि इसका असर इन दोनों के कारोबारी व कूटनीतिक रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि भारत ईयू के बीच ट्रेड व इन्वेस्टमेंट समझौते को लेकर होने वाली बातचीत पर भी पड़ सकता है। भारत और ईयू के बीच हाल में शुरुआती बातचीत हुई है और मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय संघ की यात्रा के बाद इसने रफ्तार पकड़ी है। भारत ने हाल में चीन समेत 15 देशों की सदस्यता वाले व्यापार समझौते आरसेप यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रहने का फैसला किया था। निर्यातकों के संगठन फियो के डीजी और सीईओ अजय सहाय का कहना है कि चीन ने यूरोपीय संघ के साथ निवेश समझौते को अंतिम रूप देकर भारत के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। यूरोपीय कंपनियों के समक्ष भारत को बेहतर प्रस्ताव रखना होगा। भारत के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ कानून का जोर चलता है और नीतियों को लेकर ज़्यादा स्थिरता है। चीन में शुरुआत में सारी मंजूरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन बाद में हालात बिगड़ जाते हैं। साथ ही विदेशी कंपनियों के अधिकारी भी भारत के कर्मचारियों के साथ काम करने को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में
3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है नए भारत के निर्माण की नींव बने 9 वर्ष। नकल के बजाय मौलिक आधारित राष्ट्र केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था से ही समर्थ भारत का निर्माण संभव है। आशा है नए वर्ष में यह स्वप्न संकल्प का रूप लेगा। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व कुलपति और शिक्षा शास्त्री गिरीश्वर मिश्र द्वारा। दूसरा आर्टिकल है स्वच्छ राजनीति के संकल्प का समय। नए संसद भवन के निर्माण के साथ ही स्वच्छ राजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह ने। और तीसरा आर्टिकल है सकारात्मकता की शक्ति। जैसे कि 9 वर्ष है जो आया है आपका, उसमें आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। समय बड़ा बलवान है और उसकी झोली में जो छिपा होता है वह भी अनुमान से परे होता है। हम सभी प्रायः भोक्ता और दृष्टा की भूमिका में रहते हैं। कभी कभी ज्ञाता और कर्ता का अभिमान हो जाता है। बुद्धि बल का पराक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रखर रूप में निखरकर सामने आता है, और हम अपने किए गए गर्व और अभिमान भी महसूस करते हैं। यह सृष्टि में अपने अस्तित्व को लेकर व्यक्त की को कई तरह से भ्रम में भी डाल देता है। वह स्वयं को नियता मानने की भूलकर चेतना के संकेतों को अनसुना करने लगता है। तभी कुछ ऐसा घटता है जो सभी गतिविधियों पर ब्रेक लगा देता है। जीवन एकाएक ठहर सा जाता है। सन 2020 ऐसी ही घटनाओं का साक्षी बना, जब सारा विश्व कोविड के अदृश्य विषाणु के विकट प्रभाव के से सकते में आ गया। विषाणु से लड़ाई के बीच मनुष्य की लिप्सा और प्रगति की पोल भी खुलती गई। सत्य से डर इतना कि विषाणु के चीनी उद्भव की कथा से पर्दा न उठ सका। स्पेन, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील आदि अनेक विकसित देशों में तो विषाणु ने भयंकर तबाही मचाई, जिससे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर घातक असर पड़ा है। आज का आदमी आधुनिक मानस वाला है, जो विज्ञान, विकास और ठोस भौतिकी सत्ता पर ही भरोसा करता है। उसका नजरिया सिर्फ चित्र पर केंद्रित है, उसकी इस पृष्ठभूमि पर नहीं जिस पर उसका वजूद टिका होता है। वह नितांत निरपेक्ष दृष्टि वाला होता है। उसे आपसी रिश्तों को समझने आने की फुर्सत नहीं। कथित सेकुलर प्रवृत्ति अपने प्रखर रूप में भारतीय राजनीति पर हावी है। आज कोई भी दल, चाहे वह वाम, दक्षिण व मध्यम मार्ग वाला हो, एक ही तरह से पेश आ रहा है। वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य राष्ट्र के मानस का निर्माण होता है। शिक्षा देश काल और संस्कृति से विलग नहीं होनी चाहिए। संभवतः औपनिवेशिक दृष्टि की औपनिवेशिकता ही दिखानी बंद हो गई है। वहीं उसकी अस्वाभाविकता भी बहुतों के लिए स्वाभाविक और स्वीकार्य हो गई, मानो वही एक विकल्प हो। अंग्रेजी के ऐसे चहुओर वर्चस्व के बीच शिक्षा में स्वराज अभी भी प्रशिक्षित है। अनुकरण और पुनरुत्थान की जगह मौलिकता और सृजनात्मकता के लिए भारत केंद्रित ज्ञान और शिक्षा व्यवस्था ही विकल्प हो सकती है। आशा है कि नए वर्ष में यह स्वप्न संकल्प का रूप लेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छ राजनीति के संकल्प का समय। हमारी संसद जनतांत्रिक मूल्यों की उम्दा अभिव्यक्ति है। उसके सदस्य जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय विधायिका के मंच पर संघ की संवैधानिकता शक्तियों का जनहित में उपभोग करते हैं। दुख की बात है कि आपराधिक पृष्ठभूमि या मानसिकता के कुछ लोग आज इसकी प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। अब जब नए साल में नए संसद भवन का निर्माण शुरू होगा, तब हमें इस दागियों से मुक्त करने का भी संकल्प लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों से इस संबंध में कोई विशेष उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। अच्छी बात है कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई कि 2 साल से अधिक की सजा पाए अपराधियों पर मात्र 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगाने के बजाय उन्हें आजीवन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हालांकि आरोपित और दोष सिद्ध जैसी श्रेणियों में विभाजित कर दागियों को चुनाव लड़ने से रोकना या न रोकना भी इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे सातिर अपराधी हैं जिन्हें पूरी जिंदगी सजा होती ही नहीं है, फिर स्वयं राजनीति में आकर साम, दान, दंड भेद से अपने खिलाफ सभी मामले धीरे धीरे खत्म करा लेता है। कानून का राज भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अभिन्न अंग है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, इसलिए उसे संविधान ने इतना सशक्त और सक्षम बनाया है। माफिया और आपराधिक तत्व हमारी आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के वर्तमान जर्जर तंत्र की पकड़ से बाहर हैं।
वे अपराध भी अपने चुने स्थान और समय पर करते या कराते हैं और मामले से बरी भी अपने तरीके से हो जाते हैं। इन्हें जनप्रतिनिधि बनने से तभी रोका जा सकता है जब चुनाव का पर्चा दाखिल करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय की एक पीठ से अनापत्रित प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया जाए। उनके आपराधिक इतिहास, अपराध की परिस्थिति और गंभीरता को देखते हुए मुकदमों में उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा कर यह एनओसी दी जाए। अन्यथा संसद भवन की नई इमारत भले ही कितनी उज्जवल क्यों ना हो, लेकिन उन्हें इस स्याह सफेद पोशों का ही बोलबाला होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सकारात्मकता की सोच। नव वर्ष के आगमन के साथ ही देश दुनिया ने एक नए कालखंड में प्रवेश कर लिया है। ऐसे अवसर न केवल एक नई उम्मीद जगाते हैं बल्कि सकारात्मकता भाव का संचार भी करते हैं। हमारी कोविड-19 से आक्रांत दुनिया को इस भाव से बाहर ही कहीं अधिक आवश्यकता है। सौभाग्य से इस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और इसमें सहायक बन रही है कोविड-19 रोधी वैक्सीन है। इस वैक्सीन की उपलब्धता का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह आशा भी बलवित होती जा रही है कि आखिरकार इस महामारी से मुक्ति पा ली जाएगी। अच्छी बात यह है कि अगले 1-2 दिन में यह तय हो जाएगा कि भारत में वैक्सीन लगने का कार्यक्रम कब से शुरू होगा। यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा क्योंकि पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके की तैयारी है। यह तैयारी अंतिम चरण में होने के बाद भी अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक तो कोरोना संक्रमण से मुक्ति नहीं मिली है और दूसरी उसके बदलते हुए रूप ने भारत में भी दस्तक दे दी है। निसंदेह यह एक चुनौती अवश्य है, लेकिन बीते हुए बरस ने कोरोना के संक्रमण और उससे उपजी तमाम समस्याओं का सामना करने की जो संकल्प शक्ति प्रदान की है वह हमारी संबल बननी चाहिए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि हॉकी दिग्गज माइकल किंडो का निधन। 1975 विश्व कप में खिताब जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम और 1972 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे माइकल किंडो का उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते गुरुवार को यहाँ अस्पताल में निधन हो गया। वह 73 साल के थे। अब वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। किंडो के पारिवारिक सूत्र ने कहा है कि माइकल किंडो का उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते इस्पात जनरल अस्पताल में निधन हो गया। तो ये आज का यानी 1 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।